तो दोस्तों वेलकम टू दिपेश भाटी ब्लॉग। आज मैं आ चुका हूँ अपनी साइट पे। एनबी मार्ट का हमारा लास्ट स्लैब गिर रहा है 3rd फ्लोर का। और बेसिकली मुझे आज ऐसा लगा कि इस पर कुछ डिस्कशन करना चाहिए। स्लैब कास्टिंग में हम 2 से 3 मिस्टेक्स कर देते हैं और ये मिस्टेक इन फ्यूचर हमें भारी पड़ती हैं। तो मैं चलो आपको इसके बारे में आज बताता हूँ। मुझे इस फील्ड से नहीं हो बट धीमे धीमे टाइम के साथ साथ हमें इस चीज़ की नॉलेज हो गई है, तो मुझे लगता है कि आपसे अभी इसे डिस्कस करना चाहिए। तो मेनली जो मैं आपको पहले आपको इसको दिखाता हूँ अपने स्लैब कास्टिंग का वर्क, और फिर इसमें जो फ्लॉज होते हैं जो हम गलती कर बैठते हैं, इसमें तो हम नहीं कर रहे हैं, पर हमें भी पुराने टाइम में पास में प्रॉब्लम हमारे साथ भी फेस हुई थी, बट हमने वो सुधार लिए हैं और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे 12,000 स्क्वायर फीट का स्लैब कास्ट हो रहा है और हम अच्छी खासी हाइट पे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मेनली मैं आपको बताता हूँ लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम प्लान बनाते हैं, कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, हम उसका स्लैब डालते रहते हैं और हम ऊपर चलते चलते उसमें कई बार चेंजेस कर देते हैं उसकी वॉल की डिज़ाइन में उसमें, और हमारे दिमाग में यही रहता है कि यार वॉल ही तो है, कुछ नहीं होगा, स्लैब अपना आराम से झेल लेगा, कहीं पे हम उसे खड़ी कर सकते हैं 4 इंच हो 9 इंच हो, बट ऐसा नहीं है। रीज़न क्या होता है कि किसी भी जो कंक्रीट होता है उसको कम से कम अप्रॉक्स 36 डेज़ लग जाते हैं अपने पूरे उस लेवल पे आने पे, सूखने पे। बाहर से तो सूखता हो दिखता है पर अंदर से वो नहीं रहता, तो नमी रहती है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जल्दबाजी में इस चीज़ को वॉल वगैरह खड़ी कर देता है, उसमें हम ना बहुत बारीक सा लचक बाद में हमें फेस करना पड़ता है, हल्की हल्की दरारें आ जाती हैं। तो उसके लिए देसी भाषा में हम लोग जो क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आपको पता चलेगा कि हमें स्लैब में एक अलग से वॉल लगानी है, तो उसके लिए इसे हम कहते हैं हज बीम या हेक्सा बीम वगैरह कहा जाता है, छोटा सा होता है पतला सा, इसको डाला जा सकता है। ये स्लैब में ही रह जाता है। पुराने ज़माने में लोग इसी पे डाला करते थे जब ये कॉलम्स का सिस्टम नहीं होता था और उन बीच में बीम डालने होते थे। तो इसके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये जो लोड है ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है और एक तरीके से ये हमारा डाउन बीम का ही काम करता है। तो इससे सपोर्ट भी हो जाती है और आगे तो वॉल तक प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही ये इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी स्लैब में आपस में मिलाए हैं सब, ये आप देख सकते हो, ये हाफ स्लैब है, काफ़ी बड़ी स्लैब है, ये 18,000 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लोग दिमाग लगाते हैं कि इन सरियों को नॉर्मल तारों से बंधवाने के बजाय इनको वेल्ड करवा देते हैं। वेल्ड सोचते हैं वेल्ड हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। जब हमारा कंक्रीट गिरता है और एक जो हमारी सरिया होती है, हम स्टील कहते हैं, इसकी ना एक बहुत अच्छी बात ही होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और उस फ्लेक्सिबिलिटी में जो कंक्रीट का लोड आता है तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बट जब हम उसे वो डाल देते हैं, उसे वेल्ड कर देते हैं, तो एक तो वहाँ से कमज़ोर हो जाता है। ऑन द स्पॉट जब हम कंक्रीट भरते हैं एक बहुत अच्छा खासा वेट आता है और साथ साथ हमारा वाइब्रेटर चलता है, तो वो उल्टा जिस चीज़ को मजबूत समझ रहे हैं उल्टा वो और टूट ही जाता है। तो मेरा एक कंसर्न ये है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है, कि हमें इसको वेल्ड नहीं करके इसको नॉर्मल तारों से बांधना चाहिए, ये इसकी खास बात है। और जब से कंक्रीट गिरेगी अपने आप पकड़ करती चली जाएगी, थोड़े बहुत जहाँ लोड आएगा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो स्टील को स्टील में रहने दो, साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, वेल्डिंग से अच्छा है उसको इस तरीके से पकड़ो और बनाओ लगाओ। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने और चीज़ देखी है जो लोग अक्सर कर देते हैं, कि जो हमारी जो बीम होते हैं और कॉलम्स होते हैं इनमें सही से लॉकिंग नहीं करते। इसमें अगर आपको नज़र आ रहा होगा ध्यान से तो एक एल टाइप का लॉक लगाया जाता है। तो लॉक काफ़ी कंसर्निंग ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं शरीर की ग्रिपर को यही बांधता है। और चौथा, वाइब्रेटर में भाई लापरवाही नहीं। हम लोग सभी लोग आजकल RNC का यूज़ करते हैं, इसमें अच्छी खासी क्वालिटी के केमिकल्स भी मिले रहते हैं, तो नॉर्मल हैंड से अच्छा रहता है अगर आप अच्छे ब्रांड्स को यूज़ करते हो। आप नॉर्मल ब्रांड से काम चला रहे हो तो फिर उसकी कोई श्योरिटी नहीं हो आपको क्या दे रहे हैं, और अगर आप अच्छे ब्रांड्स का करते हो तो आप वाइब्रेटर पर ध्यान दो। वाइब्रेटर से ही प्रॉपर अंदर जाता है, कोई एयर गैप नहीं बनता, कंक्रीट प्रॉपर अंदर तक चला जाता है, प्रॉपर से फिटिंग हो जाता है। तो वाइब्रेटर पे बिल्कुल फोकस करो और साइड पे कम से कम 2 से 3 वाइब्रेटर ज़रूर रखो, कि हर बार हर जगह हमारे यहाँ तो हमेशा होता है कि एक वाइब्रेटर तो फेल हो ही जाता है। तो यही थी मेरी आज के लिए, मेरे डेली ब्लॉग में कुछ ना कुछ आप देखते रहते हो। मैं सोचा आज आप जिस वर्किंग में हम लोग रहते हैं, हम जिस काम को करते हैं, सिस्टम करते हैं, मेनली हमारा काम ये अपने रेंटिंग पर्पज़ से रिलेटेड रहता है, इसका कोई सेल परचेज मैटर नहीं होता। बट ये है कि मल्टीपल रोज़ नए नए हमारे निकलते रहते हैं। अब हम नई साइट को तैयार करने वाले हैं, उसमें बेसमेंट होगा, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये हो जाता है ना कि कुछ लोगों को इसके बारे में अच्छा है कि आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए, तो मैं आपको दे रहा हूँ। फुल रहेंगी जब आप लोग ने स्लैब कास्ट करो, इसको जरूर ध्यान देना। और जो आप लोग पाइपलाइन वगैरह डालते हैं उसमें भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पाइपलाइनों में, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन में भी आपको क्वालिटी को चेक करना चाहिए। आप कई बार शॉप में बोल देते हो कि हमें इलेक्ट्रिक पाइपलाइन दे दो, वो आपको क्या होता है कि जो वॉल वाली होती है वो उठा के दे देते हैं,
जबकि इसमें जो गिरती है स्लैब के लिए वो होती है वो थोड़ी हैवी होती है कि सरिया चढ़ाते समय लोग चढ़ते समय कंक्रीट बर्तन में पाइप टूट जाते हैं और फिर उसके बाद आप जानते हो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, इधर उधर तोड़ा ताड़ी करेगा, सब चीज़ों को निकालेगा। तो इस पर भी आप ध्यान दिया करो। और दूसरा जो होता है कि प्लम्बर होता है वो रेन वाटर वगैरह के लिए पाइप बॉटल पुराने में फंसा देता है, वो भी बिल्कुल बकवास रहता है, कोई इससे फ़ायदा नहीं होता। और जो कोर कटिंग है मुझे तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती। कोर कटिंग की इंपॉर्टेंस जब होती है जब आप बहुत बड़े पौधों में बीमों से निकाल रहे होते तो समझ में आता है। नॉर्मल में मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब रहा है। हिल्टी का जो सिस्टम होता है उसमें जो कंक्रीट छिलता है उसमें जब कंक्रीट भरा जाता है तो उसकी पकड़ अलग होती है। कोर क्या होता है बिल्कुल चिकना करके निकालता है, उसका पाइप निकाल दो तो गैप रेशियो बिल्कुल ना के बराबर रहता है, आपका हमेशा गैप बना रहता है। आप कितने से वाटर प्रूफिंग वगैरह कर लो तो प्रॉब्लम हमेशा आपका लीकेज साइड पर होता ही होता है। तो कोर कटिंग का फ़ायदा है तो कॉलम और बीमों में करो। इसके अलावा अपने जो स्लैब में कोर कटिंग करो उससे अच्छा है कि आप हिल्टी चलाओ, उसमें आप पाइप निकालो फिर से कंक्रीट से